वो है ना देवन को बता दो, मीडिया प्रभारी है ना, मीडिया प्रभारी जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आज जो धन्यवाद। जनहित पार्टी को लेकर के क्या कुछ आपके मुद्दे हैं और क्या आगे की तैयारी है उस बारे में? जनहित पार्टी, इसका नाम जनहित जी। और जन में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई इलाका नहीं। भारत एक, भारतीय एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जी। सबको मिलाकर जो जन बनता है उसका हित करने के जिस पार्टी का गठन हुआ उसका नाम जनहित पार्टी है। क्या कुछ एजेंडा है, मतलब क्या कुछ सोच करके चले हो? अगर आपका मौका मिलता है तो क्या करने की तैयारी? ऐसे है, मैं 1 अगस्त को ही इस पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ। उस समय तक चुनाव का हमें ये लगता था कि 1-1.5 महीने बाद चुनाव घोषित होगा। पूरे हरियाणा में घूम करके मैं कार्यकारिणियाँ और संगठन को खड़ा कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास था, क्योंकि पूरे हरियाणा में मेरा परिचय है। परंतु सरकार को जैसे ही पता लगा, हरियाणा सरकार को, कि बहुत गति से जनहित पार्टी बढ़ती जा रही है नई पार्टी होते हुए, क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं, तो उन्होंने एकदम चुनाव घोषित करवा दिया। तो अब वो काम तो हम कर नहीं सकते संगठन विस्तार का, तो अब तो हमारे सामने चुनाव आ गया है और इस चुनाव को ही एक अभियान के रूप में लेते हुए इससे सदस्यता भी जोड़ेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। और इसलिए चुनाव के लिए हमने मुद्दे भी सोचने जरूरी है, किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ें। सारी पार्टियां मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं और वो मुद्दे जो ये जो सत्ताधारी दल है या कांग्रेस है, उनके चुनाव घोषणा पत्र मैंने पिछले 25-30 सालों के पढ़े हैं। हर बार वही चुनाव घोषणा पत्र, और इतने इतने मोटे ग्रंथ हैं। चुनाव घोषणा पत्र नहीं कह सकते उनको, ग्रंथ कह सकते हैं उनको। और नाम कोई उसको संकल्प कहता है, कोई गारंटी कहता है, कोई कुछ अलग अलग खिलौने, मतलब डुगुडुगी अलग अलग बजाते हैं। वैसे जादूगर की तरह। सिर्फ 2 विधायक पे मुख्यमंत्री को इशारे पे नचाने की बात करिए, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला वाले रास्ते पे तो नहीं चल पड़े, जहाँ 10 विधायक पर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई थी? ऐसा है कि उन लोगों ने जो पार्टी बनाई थी या आम आदमी पार्टी बनी थी, कई पार्टियां ऐसी बनी है जो एक क्षणिक बुलबुले की तरह आती हैं। उनको शुरू करने वाले लोग कोई पृष्ठभूमि के लोग नहीं होते जिन्होंने कोई संघर्ष किया हो, समाज सेवा की हो। हम तपे हुए लोग हैं, 45 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, जाने पहचाने लोग हैं, हम पदों पर भी रह चुके हैं। उस समय भी हमारे को लोगों ने देखा है कि हमने बेईमानी से काम किया, कि ईमानदारी से किया है। उन लोगों से हमारी तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। ये 2 सीट तो मैंने मेरे गांव के हिसाब से कही है, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। वो भाईचारे की बातें हैं, वो भाईचारे की भाषा है, उसको बहुत ज़्यादा उस रूप में लेने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। वो एक भाईचारे की बात है। जहाँ तक सवाल है मेरा मुद्दा, अब आपने कहा कि समाज सेवा किसी क्षेत्र में कर दी कि है, जिससे मतलब आपका मतलब एक विशेष ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा जी। उसके पश्चात मैंने मेरी ट्रस्ट बनाई, 10 सालों से वो ट्रस्ट है, 9-10 सालों से बहुत वृक्षारोपण किए। मेरी लगाई हुई 21 त्रिवेणियां जीवित है, आप ढूंढ कर देख लीजिए, सारे त्रिवेणियां जीवित हैं। वृक्ष लगाए हैं, बच्चियों की शादियां की है, मेधावी बच्चों को सम्मानित किया है, बड़े बड़े उत्सव किए हैं 36 जातियों को मिलाने के लिए, समरसतान सम्मेलन, ठीक है जी, त्योहार मनाए हैं, महापुरुषों की जयंती मनाई है। तो इस तरह के सामाजिक क्या मानते हैं उससे जो सामाजिक जीवन से और राजनीतिक लाभ मिलेगा? हरियाणा का जब से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा, समझ लो भाई नौकरी पूरी होने के पश्चात, मतलब सेवानिवृत्ति के पश्चात जी, तो उस समय वातावरण ऐसा था हरियाणा में, एक जाट आरक्षण का आंदोलन होने के बाद और कुछ आपस में ऐसे वातावरण बने, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार में ही वो वातावरण बन गया था, फिर इसकी बीजेपी की सरकार आई उसमें वो वातावरण बन गया था। ठीक है। तो 36 बिरादरी में आपस में ऐसी फूट की भावना आ गई थी हरियाणा में, एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे लोग जी। ऐसे वातावरण में हमने ऐसे सम्मेलन किए गैर राजनीतिक कि 36 बिरादरी का भाईचारा दोबारा बना। आज हरियाणा में वो वातावरण नहीं है, आप देख लीजिए। मैं हमारी ट्रस्ट के कारण हुआ ऐसा, मैं ऋषि दधीची परमार ट्रस्ट के कारण ऐसा हुआ। तो अब आप जो 90 की 90 विधानसभा है, उन पर कितने प्रत्याशी, कब उनकी सूची जारी करने वाले?
90 की 90 सीटें जिस दिन मैंने 1 अगस्त को आपसे बात की थी जी और यदि मेरे को 1 महीने का समय मिलता तो मैं 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर देता। आज मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा प्रयास है, मेरे संपर्क में कम से कम 30-31 स्थान मेरे संपर्क में है। अब वहाँ से क्या परिणाम आएगा, कितने लोग खड़े हो पाएंगे, कितने हम कर पाएंगे, ये नहीं कह सकता गारंटी से। हाँ, ये पक्का है भाई, बरवाड़ा से, आदमपुर से, उकलाना से, अपने इस हिसार लोकसभा, यहाँ से तो तय है कि हमारे प्रत्याशी तय है। 9 के 9 प्रत्याशी हिसार लोकसभा से। हाँ, संभावना पूरी। जी और बाकी भिवानी से भी। और पार्टी का एजेंडा क्या है? वो जनहित बताइए। पार्टी का एजेंडा और पार्टियों से अलग है। हमारी 5 प्रतिबद्धताएं हैं। जी प्रतिबद्धताएं का मतलब हम बंधे हुए हैं उन 5 चीजों से। कौन कौन सी? निःशुल्क शिक्षा, 12वीं तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, चाहे वो अरबपति हो और चाहे वो कखपति हो, ठीक है जी। चाहे वो सड़कपति हो, फ्री शिक्षा होगी। शिक्षा का कोई पैसा नहीं ले सकेगा। इसकी व्यवस्था हम करेंगे गारंटी से। अरबपति फ्री शिक्षा में पढ़ाते तो कौन है? वो अलग विषय है, वो अरबपति अपनी जगह पर। तो शिक्षा जो बात, बड़े बड़े संस्थान बंद करोगे या क्या रहेगा? ऐसा वो हम नीति बनाएंगे, बंद होगा कि नहीं वो एक अलग विषय है, वो हमारी नीति है। परंतु हम ये इस बात की गारंटी देते हैं कि 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगी। पुराने समय में थे, राजा का भी बच्चा होता था वो गुरुकुल में जाता था। जी ये हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे। जी, वही पूछ। शिक्षा फ्री होनी ही चाहिए, जैसा माननीय जी ने बताया था। हाँ जी। दूसरी बात, इलाज, ये हर आदमी का मौलिक अधिकार है जो देश में पैदा हुआ ठीक है है। कि उसका इलाज, वो बीमारी होने पर उसके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। इलाज से उसके करोड़ रुपए लगे चाहे 5 रुपए लगे, इलाज बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है जी। तीसरी होगी न्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था। टैक्सों का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब इनकम टैक्स देख लीजिए आप, 1/3 आदमी जो कमाता है 30% टैक्स में चला जाता है। 33 ही समझो, ऊपर सेस भी है एजुकेशन। ठीक है। तो भाई क्यों कमाएगा आदमी? 1/3 कमा के टैक्स में दे दिया। क्यों नहीं सरकार उसकी क्यों व्यवस्था करती ढंग से की? ऐसी टैक्स व्यवस्था बनाएंगे। और इस देश के अंदर आय के ऊपर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। हमारी स्वतंत्रता का आनंद है आय के ऊपर टैक्स होना। हाँ, खर्चे पर टैक्स लगा दो, जो जरूरत से ज्यादा टैक्स करे, विलासिता करे, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो हम न्यायपूर्ण टैक्स प्रणाली करेंगे। ठीक है जी। और चौथा काम है हमारा पक्षपात रहित काम। ये मंत्री का बेटा है, ये मंत्री का रिश्तेदार है, तो इसका काम होना चाहिए। और फत्तू और उर्दू का काम होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो कीड़ा मकोड़ा है। इसको खत्म करेंगे। जितना फत्तू और उर्दू महत्वपूर्ण है, उतना ही राष्ट्रपति महत्व है, उतना ही सबको समान। जी और देश की रक्षा, देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। देश की रक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ देंगे। अब तक इस चीजों में कमी रही है, डायल्यूशन रही है। 5 जिम्मेवारियां हमारी, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं। दुष्टों को दंड और सज्जन लोगों को सम्मान। आज क्या होता है, सज्जन लोगों को तो कोई सम्मानित नहीं करता और दुष्ट अपने पैसों के प्रभाव से आगे अपनी जय जयकार करवाते रहते। ठीक है जी। दुष्टों को दंड, सज्जनों को सम्मान। और सरल सुलभ सस्ती न्याय प्रणाली। आज मुकदमों के अंदर लोग उजड़ जाते हैं, न्याय भी इस देश में मोल मिलता है। उसको सरल सुलभ और बिल्कुल सस्ती बनाएंगे, फ्री के समान करेंगे उसको। सबके लिए रोजगार। देश के अंदर बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, इसका मतलब नलायकी है सरकार की भी। बेरोजगार है इसका मतलब देश में। ठीक है जी। बेरोजगार नहीं, रोजगार सबको मिलेगा। सरकारी नौकरी नहीं कह रहा हूं मैं, रोजगार सबको, रोजगार निठल्ला को नहीं रहेगा देश में। और जिम्मेदार कार्यपालिका, यानी कि जो दफ्तर है वो जिम्मेवार हो। आज दफ्तर में चले जाओ, छोटे दफ्तर में जाओ, कहे जी हमारा एड क्लर्क बताएगा जी, एड कहेगा जी हमारे अफसर बताएंगे जी, अफसर कहेगा जी हमारे जिलाधिकारी बताएंगे, जिलाधिकारी कहेंगे चंडीगढ़ वाले बताएंगे जी हमें तो पता नहीं, वो कहेंगे जी मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी का कोई जिम्मेवारी नहीं, वो तो चुना हुआ आदमी। जिम्मेवारी किसी की नहीं। आपने कोई लाइसेंस अप्लाई किया, न्यायपूर्ण था और उसको रिजेक्ट कर दिया, जिम्मेवार कौन? हम जिम्मेवारी तय करेंगे भाई। इस गरीब आदमी की रजिस्ट्री या ये काम नहीं हुआ, जिम्मेवार कौन है? उस अफसर को सजा याफ्ता बना देंगे, न्यायपूर्ण जिम्मेवार। और एक ऐसा शिक्षा का केंद्र बनाएंगे हरियाणा में,
जैसे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय होते थे, ऐसा एक विश्वविद्यालय बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें हजारों लोग शिक्षा ले पाएंगे और हजारों लोग शिक्षा दे पाएंगे। इतना बड़ा हरियाणा को पूर्ण नशा मुक्त करेंगे। नौजवान पीढ़ी हमारी नशा ने बर्बाद कर दी राजनीति के लोगों ने। जितने नशे के व्यापार है राजनीतिक लोग करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। पीने का स्वच्छ जल, आज पीने के पानी की, मैं जिस स्थान पर बड़गांव में रहता हूँ वहाँ नहाने के लिए भी पानी नहीं मिलता हमारे को। हाँ जी, मैं मेरा बता रहा हूँ एक जी। वर्षा जल जो है पानी का, असल तो वर्षा हो ही नहीं रही है, वृक्ष नहीं रहे, परंतु वर्षा जल बह करके गंदे नालियों में बह जाता है। उसका प्रबंधन करेंगे, एक भी मिलीलीटर पानी खराब नहीं जाएगा बारिश का। गांव में गोबर के, चलिए जी आप कंटिन्यू रखिए। गांव में सबसे बड़ी समस्या है गोबर बटोरे, सड़ांध। इसका ऐसा प्रबंधन करेंगे कि कहीं दिखाई नहीं देगी गंदगी, कीचड़ दिखाई नहीं देगा गांव में या शहर में। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्या के लिए अलग विभाग बनाएंगे, एक अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उनकी समस्या, और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इसी तरह गऊओं की हालात, सबने गऊओं के नाम पर वोट मांगे। गऊएं अब भी सड़कों पर धक्के खा रही है, कोई जड़ी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है गाय को। एक भी गाय, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक भी गाय को सड़क पर घूमने नहीं देंगे, जिम्मेवारी तय कर देंगे। सड़क पर गाय घूम रही है तो किसकी, कौन जिम्मेवार है, उसको सजा देंगे। गायों को सुरक्षित स्थानों पर रखेंगे, एक भी गौवंश को इस तरह अपमानित नहीं होने देंगे। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देंगे। अब भाई देखो, पुराने समय में होता था अपने हाथों से बैल जोत के हल चलाते थे, गौएं चरा के लाते थे, पहाड़ी लोग भैंसों को चरा के लाते थे। आज का नौजवान अपने कपड़े को इतना छिंटा नहीं लगने देता, खेती कभी करता नहीं, अपने ठेके पर दे देते हैं। जो अपने हाथ से खेती करेगा बैल के द्वारा, उसको हम भत्ता देंगे, और अच्छा भत्ता देंगे, ताकि नौजवान उसको अपनी इज्जत का काम समझे। आज तो बेइज्जती का काम समझता है नौजवान। खेत में हल चलाना यानी कि मूर्ख का काम, यह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का काम होता था पुराने समय। अपने हाथ से बैल से हल चलाने व्यक्ति को हम भत्ता देंगे, बहुत सम्मानजनक। और गौ पालने वाला को भी, जो चरा कर लाएगा पालेगा, उसको भत्ता देंगे। इसी तरह बेरोजगारी भत्ता खत्म करेंगे हम, उसकी जगह देंगे रोजगार भत्ता, यानी कि बेले आदमी को तो भत्ता, और जो काम कर रहा है बेचारा, मजदूरी कर रहा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसको कुछ भी नहीं। जो काम करता है उसी को और भत्ता देंगे ताकि उसका गुजारा हो जाए। बेरोजगारों को आपने बैल चलाने वाले को भी भत्ते के बारे में बात करी, शिक्षा के लेवल पे कोई भत्ता होगा या किस प्रकार से भत्ते की व्यवस्था करेंगे आप? कैसे नहीं, कैसे शिक्षा, सिर्फ बेरोजगारी, आप नौकरी की बात उसका खेती बाड़ी से ऐसे रोजगार तो अनपढ़ आदमी भी करता है, उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं। शिक्षा अलग चीज है, रोजगार अलग चीज है। रोजगार का मतलब हमारे जीने का ढंग, जिसको हम अपना पेट पालन के लिए, हाँ, वो अनपढ़ भत्ता दे करके उसके कृषि कार्य को ही रोजगार बनाएंगे। हाँ, उसको सहायता देंगे, प्रोत्साहन। लोगों की शिक्षा का क्या कुछ रहेगा? कोई शिक्षा फ्री कर देना, कंडीशन वगैरह नहीं, शिक्षा का तो हमने फ्री कर दी, उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा कि मैं इतना पढ़ा जी, मैंने इतना खर्चा लगाया जी, मैं वो तो विषय ही खत्म कर दिया। बिना शिक्षा के ही लोग रोजगार ले पाएंगे। बिना शिक्षा के लिए उनके अंदर जब 12वीं तक सारे फ्री पढ़ेंगे तो हल चलाने वाला 12वीं पास तो हो ही होगा। जब उन्हें जरूरत ही नहीं होगी तो सर वो बिना पढ़े भी हल चला पाएगा? नहीं चला। कंडीशंस वगैरह किस प्रकार? नहीं, ऐसी कंडीशन लग नहीं सकती। ये मौलिक अधिकार है आदमी का, वो शिक्षा प्राप्त करे या ना करे तो मौलिक अधिकार। हाँ जी। और आड़तियों को 3.5% दामी देंगे। बाकी एक चीज हमारी विशेष और है किसानों के लिए। आप सब लोग जानते हो, किसान आंदोलन में मेरे गांव के टिकरी बोर्ड के ऊपर भी बहुत बैठे थे, और मैं कितनी बार वहां गया हूं। और किसान आंदोलन के अंदर मैंने वाह नहीं लुटी, भी फोटो खिंचवाई, फलाना सेवा करें। मैं वहां बिल्कुल बिना प्रचार के गया, खूब बार बार गया, और किसान आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया। किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी है। और एक कानून और बनाएंगे, आपकी गेहूं खरीदता है व्यापारी,
बड़ा व्यापारी 20 रुपए किलो, 21 रुपए किलो, और आगे बेचता है 100 रुपए किलो। हम सीलिंग लगा देंगे, 20 रुपए किलो खरीदी हुई चीज को आप एक नियम बना देंगे, इससे ऊपर नहीं बेच सकोगे। MRP भी लागू करेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी लागू करेंगे। तो और कई मुद्दे हैं, ये हमारे मूल मुद्दे हैं, ये किसी के पास नहीं जो मैंने बताए हैं, बाकी मुद्दे सब पार्टियों के पास है, हमारे ये मूल मुद्दे हैं, ये हमारी विशेषता है। साहब, आप सत्ता के भागीदार रहे, आपने उस वक्त क्या कुछ किया जो आज उसको और सुधार करने की जरूरत है? 15 अगस्त 1947 से पहले देश गुलाम था। उस समय लोगों ने, देश के नेताओं ने क्या किया, आपका प्रश्न उसके समान है। पहले मैं किस में था या किस में नहीं था, उसका अब कोई अर्थ नहीं है, ना मैं उसका कोई लाभ उठाना चाहता, ना नहीं। आज मैं 1 अगस्त से और इसका जनहित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आगे का जीवन इसके मुताबिक जीऊँगा। इसमें अभी कुछ करने का मौका मिला नहीं है, इसमें आगे करेंगे, पिछले का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अभी